दोस्तों, तो अब हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान और प्रेडिक्टेबल सा होते हैं, स्पेशली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसमें तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। राइट, लेट्स सी क्या है पहला क्वेश्चन। एयर इज 80% N2 and 20% O2। ठीक है, समझ में आया? एयर के अंदर 80% मोल्स जो होता है वो N2 का होता है एंड 20% जो होता है वो O2 का होता है बाय मोल्स। जब टोटल प्रेशर मुझे दे रखा है 700 टॉर, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ O2। राइट, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। 80% N2 है और 20% O2 है बाय मोल्स। सो जो हमारा N2 का मोल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी 0.8 और जो O2 का मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा मेरे पास 0.2। राइट, N2 का मोल फ्रैक्शन है 0.8 और O2 का मोल फ्रैक्शन है 0.2। सो P of N2 according to the Dalton's law of partial pressure will be nothing but N2 का mole fraction into the total pressure, that is 700 torr. So that is 0.8 into 700. It will be simply 560 torr. और जो हमारा O2 का mole fraction होगा P of O2, that will be XO2 into 700 torr. So that will be equals to 140 torr. Right, काफी ज्यादा आसान, ऑब्वियस सा क्वेश्चन। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, ध्यान देना, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। राइट, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ये बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM का फुल फॉर्म। राइट, वो क्या होता है? वो स्पेशली डिजाइंड मेम्ब्रेन होते हैं जो सिलेक्टिवली कुछ चीजों को पास होने देता है और कुछ चीजों को पास नहीं होने देता है। राइट, तो मान लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये अलाउज टू फ्लो एक्स गैस। तो अगर कहीं पर भी ये क्वेश्चन आए जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू एक्स गैस पास कर सकता है, तो वहां पर जब फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा, वो फाइनल इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। टोटल प्रेशर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल हाइड्रोजन को पास होने देता है, तो उसके दोनों तरफ O2 का प्रेशर सेम हो या फिर डिफरेंट हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हमारा सेम होना चाहिए। यानी मेन फंडा एक ही है, वो ये है पार्शियल प्रेशर एट बोथ साइड्स
of SPM of the particular gas must be same, राइट। दो तरफ जो पर्टिकुलर जो तुम्हारा गैस है जिस पर हमारा दोनों तरफ फ्लो हो सकता है वो हमारा सेम होना चाहिए। दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एसपीएम। तो एक क्वेश्चन देख लो पहले, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कंटेनर है 30 लीटर का और वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है यूजिंग एसपीएम। ये मेरा पहला एसपीएम है, यहां का वॉल्यूम है 10 लीटर और ये मेरा दूसरा एसपीएम है, ठीक है। ये वाला वॉल्यूम भी 10 लीटर है और ये वाला वॉल्यूम भी 10 लीटर है, ठीक है। ये जो हमारा एसपीएम है वो सारे के सारे फिक्स है। क्लैम्प कर देने का मतलब होता है वो फिक्स हो जाना, ये मूव नहीं कर सकता है। यानी जो रेस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स है उसका वॉल्यूम जो है वो हमारा अनचेंज रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। जो टेम्परेचर्स है वो हर तरफ मेंटेन्ड है, यहां पर है 300 केल्विन, यहां पर भी है 300 केल्विन, यहां पर भी है 300 केल्विन, ठीक है। नाउ इस वाले कंटेनर पे मैंने डाल दिया 30 ग्राम H2, ठीक है। ये वाले पे मैंने डाल दिया 160 ग्राम O2 और इस वाले पे मैंने डाल दिया 280 ग्राम N2, ठीक है। समझ में आया? यहां पर दो फिक्स इम्परमेबल मेम्ब्रेन है, इस वाले का नाम दे देता हूं मैं SPM1 और इस वाले का नाम दे देता हूं मैं SPM2। जो हमारा SPM1 है उसके थ्रू ओनली H2 कैन फ्लो, राइट। और जो हमारा SPM2 है उसके थ्रू ओनली H2 एंड N2 कैन फ्लो। SPM1 के थ्रू केवल और केवल H2 फ्लो कर सकता है और SPM2 के थ्रू केवल और केवल H2 और N2 जो है वो हमारा फ्लो कर सकता है। R का वैल्यू ले लेना 0.08 ATM लीटर पर मोल केल्विन। तो कैलकुलेट प्रेशर इन दी 3 compartments. Calculate pressure in the 3 compartments. ठीक है, at equilibrium. इक्विलिब्रियम में तीनों कंपार्टमेंट में प्रेशर कितना होगा? तो इक्विलिब्रियम को पहले हम समझते हैं क्या होने वाला है। ध्यान दो, जैसे मैं छोड़ूंगा ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन मेरा इस वाले कंपार्टमेंट से ये वाला कंपार्टमेंट पे फ्लो करेगा, बट यहां पर का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी, ठीक है, H2 को फ्लो होने देता है। तो यहां पर जैसे ही आएगा तो यहां पर भी फ्लो जो है H2 का चलता रहेगा। तो H2 अल्टीमेटली तीनों कंपार्टमेंट में इस तरीके से पहुंच जाएगा।
O2 जो बैठा हुआ है वो अपनी जगह पर ही बैठा रहेगा, वो डेफिनेटली हमारा मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ में से कि कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डेफिनेटली हमारा O2 को फ्लो नहीं होने देता है। तो O2 जो है वो तो मेरा केवल और केवल कंपार्टमेंट 2 पे ही रहने वाला है। N2 जो है वो मेरा राइट नाउ कंपार्टमेंट 3 पे है, लेकिन वो जो कंपार्टमेंट 3 है वो डेफिनेट सी बात है वो इन दोनों में डेफिनेटली फैलने वाला है, क्योंकि ये वाला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा क्या है, N2 को हमारा फ्लो होने देता है। तो N2 हमारा दो कंपार्टमेंट पे रहेगा। अगर मैं कंपार्टमेंट का नाम दे दूं 1, 2 और 3, तो कंपार्टमेंट 1 में फाइनली केवल H2 रहेगा। कंपार्टमेंट 2 में मेरे पास H2, O2 और N2 तीनों रहेगा, और कंपार्टमेंट 3 में H2 प्लस N2 रहने वाला है। राइट, टेम्परेचर मेरा हर पॉइंट पे सेम है, वॉल्यूम मेरा तीनों कंपार्टमेंट का सेम है, तो ध्यान देना। अच्छा, हाइड्रोजन का मोल्स कितना है, N of H2 that is equals to 30/2, that is equals to 15. Moles of O2 will be simply equals to 160/32, that is equals to 5, and moles of N2 will be equals to 280/28, that is equals to 10. ये है मेरे पास H2, O2 और N2 का number of moles. I hope you got it. Right? Now let's see. अच्छा, H2 तीनों में फैलेगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू है, तो ध्यान देना एक बात तो निश्चित है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होगा वो हमारा सेम इन ऑल 3 कंपार्टमेंट्स होगा। वो तो सेम होना ही पड़ेगा, H2 का जो पार्शियल प्रेशर है, राइट। और N2 का जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा वो डेफिनेटली सेम इन द कंपार्टमेंट 2 एंड 3 होगा। ये तो होना ही पड़ेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, ठीक है। अच्छा, उस कंपार्टमेंट में और कोई गैस है, उस बात से उसके पार्शियल प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात हम क्लियर कर लें। तो H2 का पार्शियल प्रेशर तीनों में इक्वल है, तो सिंपल सी बात है, H2 will be divided into 3 equal parts, right? So that is equals to 15 को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, 5 moles in each कंपार्टमेंट। हर कंपार्टमेंट में हमारा 5 मोल्स जो है वो पहुंचने वाला है, टोटल 15 मोल है। सब में प्रेशर इक्वल पड़ना पड़ेगा एट इक्वल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा इक्वी डिवाइडेड होना चाहिए। तो हर कंपार्टमेंट में 5 मोल हाइड्रोजन जो है वो हमारा पहुंचने वाला है, और N2 जो है वो हमारा इक्वली डिवाइडेड होगा बिटवीन कंपार्टमेंट 2 and 3। सो N2 will be divided equally between compartment 2 and 3, और टोटल हमारे पास 10 मोल है। 10 मोल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो दैट इज इक्वल्स टू 5 मोल्स इन ईच कंपार्टमेंट, वो 2 and 3 में।
सो कंपार्टमेंट 1 में केवल और केवल H2 है, तो ध्यान देना टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन कंपार्टमेंट 1 इज ओनली 5, दैट इज ड्यू टू H2. कंपार्टमेंट 2 में जो टोटल मोल्स होगा, हाइड्रोजन का 5 होगा, ऑक्सीजन खुद बैठा हुआ है वो उसका 5 होगा, और N2 जो आया है वो 5 होगा. तो सेकेंड कंपार्टमेंट में टोटल मोल्स आ जाएंगे 15, और थर्ड वाला जो हमारे पास कंपार्टमेंट है उस पर है तुम्हारे पास 5 मोल हाइड्रोजन और 5 मोल नाइट्रोजन. सो कंपार्टमेंट 3 का मोल्स 5 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 10. राइट, मेरे पास मोल्स आ गया है. राइट, वॉल्यूम मुझे मालूम है 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर. ओके, सो प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू N1 RT by V. 5 into 0.08. Temperature is a 300 by volume, that is equals to 10. Right? तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये हो गया 5 into 3 into 0.8 ATM. तो ये वाला प्रेशर आ जाएगा मेरे पास 12 ATM. तो लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट का जो हमारा प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 12 ATM. राइट, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? जो सेकेंड वाला कंपार्टमेंट है, तो सेकेंड कंपार्टमेंट का प्रेशर कितना होगा? सेकेंड कंपार्टमेंट का प्रेशर कितना होगा? N2 RT by V. तो P2 मेरे पास आएगा, सेकेंड कंपार्टमेंट इज 15, 0.08. T है मेरे पास 300 डिवाइडेड बाय 10, एंड ऑब्वियसली वो इसका 3 गुना आएगा. सो P2 मेरे पास आ जाएगा 36 ATM. राइट, ओके. एंड फॉर P3, अगर मैं P3 के बारे में देखूं, सो P3 विल बी नथिंग बट N3 RT by V. तो P3 मेरे पास आ जाएगा, N3 कितना है मेरे पास? 10 into 0.08 into 300 by 10. And if we compute, this will come out to be equals to 24 ATM. तो ये है मेरा तीनों का कंपार्टमेंट का इंडिविजुअल प्रेशर. तो सेमी परमिएबल रिगार्डिंग क्वेश्चन में किस तरीके से डील करना है, आई होप वो समझ में आया होगा. ठीक है, और कुछ करना नहीं है. जो गैस फ्लो हो रहा है उसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पार्शियल प्रेशर डेफिनेटली सेम रखना पड़ेगा. दैट इज द ओनली पॉसिबल कॉन्सेप्ट. राइट, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में और कोई ज्यादा क्वेश्चन, कोई वैरायटीज नहीं होते हैं. बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सा लॉ है. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में थोड़े बहुत वैरायटीज आते हैं, वो भी ज्यादा नहीं. लेट्स सी, एक दो क्वेश्चन उसका देख लेते हैं. ठीक है, ओके दोस्तों, नाउ लेट्स सी क्या बोला है. मेरे पास एक हॉल है, यहां पर ऐसे सीट के रोज है. इसको हम बोलेंगे रो 1, इसको हम बोलेंगे रो 2, सॉरी से रो 200. ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है. तो अब क्या है, ये रोज जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, लगातार ऐसे रोज है. ये वाले एंड से टीयर गैस छोड़ा जाना है. टीयर गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 176. ठीक है, और इधर से ये वाले रो के एंड से छोड़ा जा रहा है
क्या? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस इज बेसिकली N2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 44 है। ये दे रखा है जिस प्रेशर में हम छोड़ रहे हैं, P ऑफ टीयर गैस इज इक्वल्स टू P ऑफ लाफिंग गैस। टेम्परेचर दोनों तरफ सेम है, टेंशन मत लो। सो टीयर गैस में क्या होता है, हमारे आंख में से आंसू निकलते हैं और लाफिंग गैस के कारण इंसान हंसता है। तो बहुत ही मजेदार चीज है। सवाल यह है जो विच रो पर्सन सिटिंग इन विच रो will simultaneously laugh and cry। कौन सा रो का लोग जो है वो एक ही साथ हंसेगा भी और रोएगा भी? बहुत मजेदार स्थिति क्रिएट होंगे उनके साथ। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा डिफ्यूजन का रेट है उस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। तो टीयर गैस यहां से आ रहा है, मान लो वेलोसिटी v1 से, और यहां से लाफिंग गैस आ रहा है एट अ वेलोसिटी ऑफ v2। मान लो ये कहीं पे मीट करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वली स्पेस्ड है, ये मेरा एजम्पशन है, राइट। एक काम करो, रो को 201 ले लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो टोटल हमें 200 गैप्स मिल जाएंगे, ठीक है, वरना बिना मतलब ही गंदगी मचेगी। ये जो रो है वो मान लो है 201, 201 रो है। तो टोटल हमारे पास कितना है, हर रो के बीच का गैप मान लो है L। तो टोटल ये जो लेंथ है इन दोनों के बीच में वो कितना है मेरे पास, ये गैप विल बी 200L, राइट। अब जहां पर वो मीट करेगा ये डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 200L माइनस x। ओके, नाउ v1 बाई v2 इज अंडर रूट m2 बाई m1। सो v1 बाई v2 कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी अंडर रूट 44 बाई 176। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। ये कटेगा 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, राइट। अच्छा, मान लो टी टाइम बाद मीट करता है, तो सिंपल सी बात है, x will be equals to v1t और 200L minus x will be v2t। So now if I divide the two, x upon 200L minus x is v1 by v2, that is equals to half। तो उसको उधर ले जाओ। सो 2x इक्वल्स टू 200L माइनस x, यानी x आ जाएगा मेरे पास 400L अपॉन 3, राइट। सो x अगर 400L अपॉन 3 है तो एग्जैक्टली कोई इंटीजर तो नहीं है, ये लगभग ले लो 133L। समझ में आया? ओके, तो कहां पर मीट करेगा, ये कहां पर मीट करेगा, लेट्स सी। कहीं पर कुछ लोचा हुआ है, ये सही है। x बाई 200 माइनस एक्स अपॉन एल, तो x हमारे पास कितना आ जा रहा है, x जस्ट मिनट, x अपॉन 200 v1 x जो है वो है v1t, परफेक्ट।
और 200L माइनस एक्स है V2T, वो भी परफेक्ट है। V1 बाई V2 हाफ है, सो उसको मैंने उधर ले गया, तो 3, सॉरी इस स्टेप में गड़बड़ किया, सॉरी, ये हो गया मेरे पास 200L बाई 3। तो लगभग अगर मैं देखूं कोई इंटीजर तो प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये है मेरे पास 67L। तो यहां से 67L यानी यहां से 133L, therefore 134th रो, 1 पेज से 133 मुझे और जाना है, तो 134th रो will laugh and cry simultaneously। मेन कॉन्सेप्ट समझो, जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वही हमारा वेलोसिटीज का भी रेशियो होंगे, इक्वल ऑरिफिस एज्यूम्ड है, एंड वहां से जो दोनों गैस आ रहा है वो जहां पर जाके मिलेगा, दैट विल गिव मी द पोजीशन जहां पर एक साथ बंदा हंसेगा और रोएगा, राइट। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। मेरे पास एक बल्ब है, कोई भी एक आर्बिट्री शेप का बल्ब है, जिसके अंदर एक छोटा सा होल है, राइट। पहले मैंने इसके अंदर O2 गैस भरा, ठीक है। तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो 2000 टॉर से घट के बन जा रहा है 1500 टॉर इन 47 मिनट्स। 47 मिनट पे इसका जो प्रेशर है वो घट के हमारा कितना है, 2000 टॉर से 1500 टॉर बन जा रहा है। अब अगला, मेरे पास O2 और X इसका मिक्सचर है 1:1 मोलर रेशियो का, 1:1 मोलर रेशियो का मेरे पास मिक्सचर है, राइट। अच्छा, X का जो मॉलिक्यूलर वेट है, टेक इट एज कितना लिया जाए, चलो 64, ठीक है। अब बेसिकली SO2 है मेरे पास, राइट। तो मेरा 1:1 मोलर रेशियो का मिक्सचर है, मॉलिक्यूलर वेट X गैस का जो है वो है 64, और प्रेशर इनिशियल हो जाएगा मेरे पास 4000 टॉर। अच्छा, एक फायदा है क्योंकि मैं 1:1 का मोलर रेशियो लिया हूं, तो दोनों का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इनिशियली सेम होने वाला है। ये है 2000 टॉर, राइट। 2000 टॉर मेरे पास होने वाला है, राइट। कैलकुलेट प्रेशर इन बल्ब आफ्टर 94 मिनट्स। 94 मिनट के बाद उसका प्रेशर कितना होगा। ध्यान देना, यहां पर मेरे पास दो गैस है, एक है मेरे पास O2 और दूसरे पर है मेरे पास कोई X। तो दोनों का जो इनिशियल प्रेशर है, ध्यान देना, दोनों का जो इनिशियल प्रेशर है, O2 का जो इनिशियल प्रेशर होगा वो भी हमारे पास होगा 2000 टॉर, और जो हमारा X का इनिशियल प्रेशर होगा वो भी होगा मेरे पास 2000 टॉर। तो दोनों का प्रेशर जो है वो हमारा इक्वल होगा। अच्छा, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वो टाइम आगे जाएगा तो एक्चुअली O2 तेजी के रेट से डिफ्यूज करेगा एज कंपेयर टू द गैस X। तो
तो एक्चुअल में प्रेशर हर पॉइंट पे सेम रहने वाला है नहीं, बट वो वाला फैक्टर को हम एक्चुअल में नजरअंदाज करते हैं, यानी हम वो जो वेरिएशन है वो कंसिडर नहीं करेंगे और हम सिंपल ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई करने वाले हैं, राइट? लेट्स सी। अच्छा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X जो होगा, दैट विल बी सिंपली अंडर रूट 64 by 32, that is equals to root 2, that is equals to 1.4 practically, right? So जो हमारा O2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैस X का 1.4 टाइम्स है। ओके, समझ में आया? अच्छा, ये अगर 47 मिनट्स पे 2000 टॉर्च से 1500 टॉर्च जा रहा है तो सिंपल सी बात है 94 मिनट्स जो कि 47 मिनट्स का 2 टाइम्स है, मैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिफ्यूजन एज्यूम कर रहा हूं। एनी हाउ वो बहुत ही ज्यादा वाहियात बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान रखना हमें करना पड़ता है। तो आफ्टर 94 मिनट्स प्रेशर ऑफ O2 विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना? 1000 टॉर और 500 टॉर अब डिफ्यूज हो जाएगा। पहला 47 मिनट्स में 500 टॉर डिफ्यूज हुआ था, तो सिंपल सी बात है अगला 47 मिनट्स पे और हमारा कितना? 500 टॉर डिफ्यूज हो जाएगा। ये हम गलत सॉल्व कर रहे हैं, वी नो। एक्चुअल में तो हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, लेकिन इस प्रोफाइल के क्वेश्चन में कोई बोलते नहीं है, लेकिन हमें ये वाहियात हरकतें करनी है और हम यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिफ्यूजन एज्यूम करेंगे। इस रॉन्ग, बट एग्जाम में हमें इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो O2 का प्रेशर वहां पर बन जाएगा कितना? 1000 टॉर। अच्छा, O2 अगर 47 मिनट्स में 500 टॉर डिफ्यूज करता है, यानी 94 मिनट्स में 1000 टॉर डिफ्यूज करता है, तो प्रेशर डिफ्यूज्ड ऑफ गैस X कितना आ जाएगा मेरे पास इन 94 मिनट्स? दैट विल बी सिंपली 1000 by 1.4 टॉर, क्योंकि उसका रेट इसका 1/4 टाइम्स है। तो O2 अगर 1000 टॉर डिफ्यूज करता है तो वो गैस X जो है वो 1000 by 1.4 टॉर डिफ्यूज करेगा। उसका इनिशियल प्रेशर था 2000 टॉर, तो सिंपल सी बात है प्रेशर ऑफ गैस X जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 2000 minus 1000 by 1.4 टॉर। तो अगर मैं 1000 कॉमन ले लेता हूं तो 2.8 minus 1, राइट? तो 1.8 by 1.4, so this will be 9000 by 7 टॉर। इसका प्रेशर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9000 by 7 टॉर। कैलकुलेशन है सिंपल। तो टोटल प्रेशर जो मेरा बनेगा वो बनेगा 1000 plus 9000 by 7, that is equals to 1600, 16,000 by 7 टॉर। ये हमारा फाइनल प्रेशर होगा आफ्टर 94 मिनट्स, अगर मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, साथ में डाल दिया हूं तो। अच्छा, प्रेशर का गेम कब लाना है, उन क्वेश्चनों का शक्ल क्या होती है, ध्यान देना। क्या है? ये बोला है मेरे पास दो गैस है, पहले वाले का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 4 और दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर वेट है 64। ठीक है,
समझ में आया? तो मैंने इक्वल मास ऑफ टू गैसेस लिया, राइट? मैंने दोनों जो गैस है उसका इक्वल मास लिया एक कंटेनर में, ओके? सेम टेम्परेचर, ओके? अच्छा, गैस coming out through hole is collected, kept in another hold container, now again allowed to effuse, again allowed to effuse. तो calculate mole ratio of the gas coming out. समझो, सुनो क्या बोल रहा है। मेरे पास एक कंटेनर है, राइट? उससे मैंने दो गनों गैस का इक्वल मास रख दिया। इक्वल मास बोला है मतलब वो मोल्स को लेकर खेलना चाह रहा है, यानी वो अब प्रेशर पे ध्यान दे रहा है। ये बात अब समझ लो। जैसे वो इस तरीके का लैंग्वेज यूज करेगा तो इसके मतलब वो प्रेशर के रिगार्डिंग भी बातचीत करना चाह रहा है, यानी वो एग्जैक्ट ग्राहम्स लॉ लगाने के बारे में बात कर रहा है, ना कि हमारा अप्रोक्सीमेट ग्राहम्स लॉ, राइट? तो वहां से जो इफ्यूज हुआ उसको थोड़ी देर के लिए कलेक्ट किया, बहुत थोड़ा सा टाइम के लिए मैंने जो अंदर के प्रेशर्स है वो नियरली सेम एज्यूम कर सकता हूं, ठीक है? सेम रहा है, कांस्टेंट रहा है। अब वो जो गैसियस मिक्सचर है उसको वापस दूसरा कंटेनर में कलेक्ट किया है और उसको वापस इफ्यूज करने दिया है। तो अब जो गैस बाहर निकल रहा है उसमें मोलर रेशियो मेरे पास क्या होने वाला है, ये हमारा सवाल है। तो सिंपल सी बात है, लेट्स सी क्या है। जो मेरा नंबर ऑफ मोल्स N1 है वो है मेरे पास m/4 और जो दूसरे वाले का नंबर ऑफ मोल्स है वो है m/64। तो दोनों का जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है P1/P2, that will be simply N1/N2 and that will be equals to 16। यह है हमारा दोनों का पार्शियल प्रेशर का रेशियो। अंडरस्टूड? इनिशियली जो पहला कंटेनर में है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा R1/R2 और वही हमारा नया मोल फ्रैक्शन का रेशियो बनेगा, मोल्स का रेशियो बनेगा N1-N2, क्योंकि जिस रेट से डिफ्यूज करेगा दोनों गैस उसी रेट से तो मेरा सैंपल कलेक्ट होगा और वही मेरा सेकेंड वाले कंटेनर पे मोल्स का रेशियो बनेगा। दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू P1/P2 इंटू √M2/M1। तो दैट विल बी इक्वल्स टू P1/P2 और √M2/M1 that is √16, that is equals to 4, so that is equals to 32। तो पहला मोलर रेशियो था 16 और अब का मोलर रेशियो है 32। तो ध्यान देना, जो हमारा हल्का वाला गैस है वो 2 टाइम्स से अपना मोलर रेशियो को बढ़ा लिया है, तो इस चीज को हम बोलते हैं 2 is called the enrichment factor। 2 is called the enrichment
फैक्टर। ओके, जिस रेट से हल्का वाला, जिस फैक्टर से मेरा मिक्सचर जो है वो हल्का गैस से एनरिच हो रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं उसका एनरिचमेंट फैक्टर, जो कि यहां पर हमारा 2 है। और ये जो N1 डैश और N2 डैश है, ये मेरा जो दूसरा नया कंटेनर है, वहां पर हमारा दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर का भी रेशियो होगा, यानी P1 dash by P2 dash will be simply equals to N1 dash by N2 dash, that will be 32। तो अब जो रेट से ये डिफ्यूज करेगा, R1 dash by R2 dash, and that will be N1 double dash by N2 double dash, और वो क्या होगा मेरे पास, P1 dash by P2 dash into under root of M2 by M1. So this is 32, and this will be root 16, that is 4। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी मैंने कान किया हूं, तो 16 से 64 बना है, तो एनरिचमेंट फैक्टर मेरा 4 है, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहां पर कितना हो गया, 32/4, एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 128। तो ध्यान देना, 16 से 64 बना, 4 टाइम्स से इंक्रीज किया, 32 से बना 128, तो यहां पर भी 4 टाइम्स से इंक्रीज किया। तो पहला क्वेश्चन का जवाब तो हमारे पास आ गया, द मोलर रेशियो विल बी 128, एंड दूसरी बात, एनरिचमेंट फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट पूरे प्रोसेस के दौरान। जो हमारा एनरिचमेंट फैक्टर रहता है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। मेरे पास अगर 2 गैस का मिक्सचर है तो वाया डिफ्यूजन हम निरंतर जो हल्का गैस है उससे हमारा मिक्सचर को एनरिच कर सकता हूं। तो बाय कंसेक्यूटिव इफ्यूजन हमारे पास जो हल्का गैस है वो नियरली प्योर फॉर्म में हमें मिलता चला जाएगा। तो ये है हमारे पास इफ्यूजन का एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन। जो एनरिचमेंट फैक्टर है वो बेसिकली ये दिखाता है जो हमारा गैसियस मिक्सचर किस फ्रैक्शन से जो हल्का गैस है उससे एनरिच हो रहा है, इसीलिए हमारा एनरिचमेंट फैक्टर नाम है। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में बहुत ही कम प्रोफाइल का क्वेश्चन बन सकता है जो हमने देख लिए है। इसमें और बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, कोई ज्यादा प्रोफाइल्स नहीं है, ठीक है। हाँ, अलग अलग चैप्टर के साथ इनको डेफिनेटली मिक्स किया जाता है। वो मिक्सिंग हम देखेंगे कैसे करते हैं, लेकिन मोटे मोटे दौर पे जो क्वेश्चंस का प्रोफाइल बनता है वो इन्हीं चीजों में सीमित है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आने वाला है। ओके।